सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए पार्ट 3 का टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा? जलवायु। कौन सा? जलवायु। और ये टॉपिक अपना वैसे तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जो वैज्ञानिकों के जो मत है, वैज्ञानिकों ने जो थ्योरी दी, अपन समझ पूरा सके, मानसून को पूरा समझ लिया कि हिंद महासागर में उच्च वायुदाब बनेगा, तिब्बत की तरफ यहाँ अपना प्रायद्वीप जो पठार है वहाँ पर निम्न वायुदाब बनेगा और पवनें हैं दक्षिण से उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ होगी। ऋतु वगैरह कौन से महीने में क्या है वो सब भी पढ़ लिया। और पवनें हैं वो अपनी दिशा से दाहिनी तरफ मुड़ती हैं, क्यों मुड़ती हैं? फेरेल के नियम के अनुसार फेरेल के नियमानुसार ये पवनें हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व चलना प्रारंभ कर देती हैं। वो चीज़ें तो अपन ने पढ़ ली। अब एक तो देखो क्लासिकल थ्योरी है, मतलब जो प्राचीन सिद्धांत हैं, एक मॉडर्न थ्योरी है, आधुनिक सिद्धांत है। आधुनिक सिद्धांत में अपन जेट स्ट्रीम को पढ़ेंगे, उसको थोड़ा समझना होगा अपन को। और क्लासिकल थ्योरी है, जो प्राचीन जो सिद्धांत हैं वो सेम डिट्टो अपने जो अपन पहले लिखा ना वही है, तो वो अपन पहले वो थ्योरी लिख लेते हैं। उसके बाद में जो मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे अपन, उसके अंदर जेट स्ट्रीम है उसको थोड़ा समझ लेंगे। मॉडर्न थ्योरी के अंदर दो आते हैं, एक तो वो जेट स्ट्रीम आता है, एक अल नीनो और ला नीनो आते हैं। वो दोनों ही अपन को समझने पड़ेंगे थोड़े। आज का तो टॉपिक जो पहले वाला है अपना वो ही लिखना है अपन को। तो हेडिंग आप डाल लो भारतीय मानसून। कौन सा? भारतीय मानसून। भारतीय मानसून, इसमें लिखो मानसून शब्द की उत्पत्ति। नहीं, मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसीम से, अरबी भाषा के मौसीम से लिया गया है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। जबकि मलयालम भाषा के मॉनसून का तात्पर्य, मलयालम भाषा में मौसम को मॉनसून बोलते हैं। मॉनसून का तात्पर्य सामयिक पवनें हैं। वस्तुतः मानसून एक सामयिक पवन है। मतलब ये 6 महीने में परिवर्तित होती है पवनें, साल में 2 बार इनका परिवर्तन होता है। जो सागर तथा महाद्वीप के अंतर्गत निहित विभिन्न भौतिक प्रभावों से वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। इसका रीज़न क्या है? सूर्य, मतलब आधे टाइम वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, आधे टाइम निचले गोलार्ध में। और जहाँ पर सूर्य खिंचती होगी वहाँ पर वायुदाब है वो निम्न होगा, और अपोजिट साइड वायुदाब है वो उच्च होगा। तब पवनें हैं वो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती हैं। आगे लिखो मुख्य रूप से इसकी उत्पत्ति के लिए तापमान तथा वायुदाब प्रवणता उत्तरदायी है। नेक्स्ट लाइन चेंज करके लिखो मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में समय समय पर अनेक सिद्धांत एवं मत प्रतिपादित किए गए हैं। सर्वप्रथम ब्रिटिश विद्वान हेली ने 1686 में इन हवाओं की प्रकृति का अध्ययन किया और बताया कि ये विशिष्ट हवाएं 6 महीने समुद्र से स्थल की ओर तथा 6 महीने स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं।
लाइन चेंज करके लिखो, लेकिन 20वीं शताब्दी में 20वीं शताब्दी में वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। इन सिद्धांतों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। इन सिद्धांतों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला चीर सम्मत सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। सेकंड आधुनिक मत सिद्धांत या मॉडर्न थ्योरी। आधुनिक मत सिद्धांत। अब इसमें लिखो, पहला संस्थापित संकल्पना। संस्थापित संकल्पना। इसमें लिखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश वैज्ञानिकों स्टाम्प तथा वेकर ने किया था। लाइन चेंज करके लिखो, स्थल भाग शीघ्र गर्म व ठंडे होते हैं, जबकि जल भाग देर से गर्म व ठंडा होता है। जल भाग वो देर से ठंडा व गर्म होता है। रो चेंज करके लिखो, ग्रीष्म ऋतु में स्थल के शीघ्र गर्म हो जाने से निम्न वायुदाब, क्योंकि जहाँ पर सूर्य की तरंगें पहुँचेगी, सीधी तरंगें पड़ती हैं, वो क्षेत्र गर्म होगा। गर्म होने से जो पवनें हैं वो हल्की होकर ऊपर उठ जाएंगे, तब वो क्षेत्र है वो निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। निम्न वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, जबकि जल शीघ्र ताप ग्रहण न कर पाने के कारण ठंडा रहता है तथा वायुदाब उच्च बन जाता है या उच्च बना रहता है। अतः इस ऋतु में स्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं। इस ऋतु में स्थल की ओर पवनें चलने लगती हैं। जलीय क्षेत्र से उद्गम होने के कारण ये पवनें आर्द्र होती हैं। इसलिए इन पवनों से व्यापक वर्षा होती है। शीत ऋतु में यह प्रक्रिया विपरीत हो जाने से पवनों की दिशा भी विपरीत हो जाती है। नेक्स्ट रो में शीत ऋतु में स्थलीय भागों के शीघ्र ठंडा हो जाने से उच्च दाब तथा जलीय क्षेत्रों के अपेक्षाकृत गर्म रहने से वहाँ निम्न वायुदाब बन जाता है। अतः पवनें स्थल से जल की ओर चलने लगती हैं। इन पवनों का उद्गम स्थल से होने के कारण ये शुष्क होती हैं। अतः सामान्यतः इन पवनों से वर्षा नहीं होती है।
पैराग्राफ लाइन चेंज करके, इस प्रकार ऋतुओं के अनुसार बदली हुई परिस्थितियों के कारण क्रमशः ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिम तथा शरदकालीन या उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है, या उत्तरी पूर्वी मानसून की उत्पत्ति होती है। अब सेकंड लिखो आप, गतिक संकल्पना, ये काफी बार पूछते हैं। सेकंड, गतिक संकल्पना। अब जो ये संस्थागत संकल्पना है वो देखो यहाँ बिल्कुल अपन ने शॉर्ट में लिखी है, बट जहाँ अपन ने वर्षा ऋतु लिखी है ना, सेम पूरा का पूरा वही है संस्थागत संकल्पना के अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब गतिक संकल्पना है, ये अपन किसको कहते हैं? ये कहते हैं अपन ITCZ को। ITCZ को भी अपन ने वैसे पहले देखा है। इसका लिखो, गतिक संकल्पना या अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अभिसरण सिद्धांत, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था फ्लोन ने। किसने? फ्लोन ने। पहले बताया भी है, एक बार वापस समझ लो इसको थोड़ा सा। है कुछ भी नहीं, बातें वो की वही हैं, वही है। उच्च वायुदाब, निम्न वायुदाब बनना वो का वही है। तो ये क्या है? भूमध्य रेखा। कौन सी है? इक्वेटर है या भूमध्य रेखा। ठीक है। अब यहाँ सूर्य की जब स्थिति होगी, यहाँ कौन से महीने में होती है? 21 मार्च को। ठीक है। अब सूर्य की जो तरंगे हैं भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। कब? 21 मार्च को। जब सूर्य की तरंगे जहाँ पर बिल्कुल सीधी होगी, ITCZ है वो वहीं बनेगा। ITCZ है वो उसी क्षेत्र में बनेगा। मतलब ITCZ जहाँ बना हुआ है वहाँ वायुदाब कैसा होगा? वहाँ होगा निम्न। वहाँ वायुदाब निम्न होगा, तब जो दोनों तरफ की जो हवाएं हैं वो निम्न वायुदाब की तरफ आएंगी। मतलब उच्च वायुदाब से हवाएं निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, तो वो यहाँ पर पहुँचेंगी, और जो पवनें हैं अपने साथ आर्द्रता लेके आती हैं और वहाँ पर वर्षा करवाती हैं। अब अपन भारत के संदर्भ में पढ़ें इसी ITCZ को। भारत के संदर्भ में अगर अपन पढ़ें तो भारत कहाँ आता है? करक रेखा के ऊपर। भारत आता है करक रेखा के ऊपर। अब करक रेखा पर है वो सूर्य की तरंगें कब सीधी पड़ती हैं? 21 जून को। 21 जून को। तब ऐसा पूछते हैं कि जून के महीने में ITCZ है उसकी स्थिति कहाँ पर होती है? बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में है, फर्स्ट ग्रेड में है। जब तक अपन समझ के नहीं पढ़ेंगे तब तक कभी समझ में नहीं आएगा, रट्टे ही मारते रहेंगे। फिर अपने मतलब जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, ITCZ दोनों आपस में उलझ जाते हैं और अपन देखते रहते हैं मतलब कौन से अक्षांश है, कहाँ पर ITCZ होगा जून के महीने में। अब देखो जून के महीने में अगर उसने पूछा है एग्जामिनर ने कि ITCZ बनेगा कहाँ, तो अपन को सोचने की जरूरत ही नहीं है। आप पहले ये देखो कि जून के महीने में सूर्य की स्थिति कहाँ पर बनती है। तो सूर्य की स्थिति कहाँ बनती है? कर्क रेखा के ऊपर। कितनी डिग्री पर? 23.5 डिग्री पर। 23.5 डिग्री पर। तब वहाँ आपको ऑप्शन क्या देखने को मिलेंगे? 25 से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 20 से 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, आगे पूछ लिखा 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। अब जो ये अक्षांश है वो किसका है? वो जेट स्ट्रीम का है। तब अपन वहाँ पर दिमाग ये जाता है वहाँ पर 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा। लेकिन ITCZ किससे संबंधित है? मानसून से संबंधित है। ITCZ बनेगा कहाँ? जहाँ पर सूर्य की तरंगें सीधी पड़ती हैं। सीधी सी चीज़ है। जहाँ पर गर्मी अधिक है, वायुदाब है वो निम्न है, वहाँ पर ये ITCZ बनता है। और जब ये जहाँ बनेगा, अब ये यहाँ बना है तो वायुदाब यहाँ पर कैसा है? निम्न। वायुदाब निम्न है, तब भारत में जो भारत है वो कर्क रेखा पर है, यहाँ वायुदाब निम्न होगा, तब ये ITCZ है वो मानसून को प्रबल बना देता है और हवाएं हैं वो तीव्र गति से चलने लग जाती हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो मानसून जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो एक्टिव हो जाता है। किसकी वजह से? ITCZ के कारण। तो सिर्फ और सिर्फ ये सिद्धांत दिया है, नाम दे दिया इसको ITCZ, और ये सिद्धांत किसने दे दिया? फ्लोन महोदय ने ये सिद्धांत दे दिया और बुक्स में ये सिद्धांत आने लगा और अपन को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ नाम अलग है, बातें वो की वही हैं। ये और लिख लो आप जल्दी से, इसमें लिखो आप, इस सिद्धांत का प्रतिपादन
इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन के महान भूगोलवेत्ता फ्लोन ब्रिटेन के महान भूगोलवेत्ता फ्लोन ने दिया था। कोष्टक में ये भी लिख लो कब दिया था, 1951 में दिया था ये सिद्धांत। इसे विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहते हैं। ये जो सेकंड नाम है ना, ये नाम हमेशा याद रखा करो, एग्जामिनर को क्वेश्चन गलत करवाना होता है तब वो अलग नाम ही देता है। विश्वतीय पछुआ पवन सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट में लिखो कार्यात्मक विश्वत रेखा के आसपास एक अभिसरण क्षेत्र विकसित हो जाता है। अभिसरण क्षेत्र विकसित हो जाता है जिसे अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। अब देखो आप इसमें, जैसे ये तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि ITCZ है वो जून के महीने में कब बनता है, जो 2015 में जो फर्स्ट ग्रेड हुआ था ना, उसमें पूछा था ये क्वेश्चन। देखना कभी पेपर उठा के आप। अब यूँ मानो आप यूँ पूछ ले आपको मार्च के महीने में ITCZ कहाँ बनेगा, तब कहाँ बनेगा, भूमध्य रेखा पर, ठीक है। दिसंबर में कहाँ बनेगा, दिसंबर में यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, 23.5 डिग्री क्या दक्षिणी अक्षांश। अब अगला जो ऑप्शन देना उस ऑप्शन में ये जगह आनी चाहिए, ये मतलब वो अगर 20 से 25 दे रहा है तो 100% मतलब यही सही होगा। 15 से 20 वाला कभी सही नहीं होगा ना, और ना ही 25 से 30 वाला सही होगा, क्योंकि करेक्ट अभी 23.5 पर बनता है, मकर रेखा के ऊपर बनता है, ये जिस क्षेत्र के बीच में आएगी वो आंसर सही है अपना। आगे लिखो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली दोनों व्यापारिक पवनें, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर चलने वाली दोनों व्यापारिक पवनों के मिलने से निम्न वायुदाब वाला यह क्षेत्र ही मानसून की जननी है। यह क्षेत्र ही मानसून की जननी है। क्योंकि ये मानसून की जननी क्यों है, क्योंकि फ्लोन साहब क्या मानते हैं, जो ITCZ यहाँ बना हुआ है, ठीक, अभी मानसून यहाँ है, लेकिन जब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति होगी तब ये ITCZ है वो उत्तरी गोलार्ध में खिसक जाता है, और इसकी स्थिति है वो 25 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ के मध्य बन जाती है, और तब ये मानसून को यहाँ शिफ्ट कर देता है, ऐसा मानते हैं वो, मानसून की जननी मानते हैं इसको। लिखो मार्च के अंतिम दिनों में सूर्य जैसे ही उत्तरायण होता है वैसे ही यह अभिसरण क्षेत्र भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। नेक्स्ट में ITCZ के उत्तर दिशा में स्थानांतरण होने के कारण, ITCZ के उत्तर दिशा में स्थानांतरण होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक हवाएं समाप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट में मई जून के महीनों में ITCZ कर्क रेखा के समानांतर हो जाता है। कोष्टक में आप ये बात जरूर लिख लेना, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश जून के महीने में समानांतर हो जाता है, जबकि जून के अंत व जुलाई के प्रथम सप्ताह में यह हिमालय की तलहटी में स्थित होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य महान मैदान के ऊपर सीधा चमकता है, जिसके फलस्वरूप यह भाग अति तप्त होकर निम्न वायुदाब के केंद्र के रूप में विकसित हो जाता है। वस्तुतः ITCZ के स्थानांतरित होने के उपरांत कार्यात्मक भूमध्य रेखा महान मैदान के ऊपर स्थित हो जाती है। फलतः दक्षिण गोलार्ध में
चलने वाली व्यापारिक हवाएं कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण, अब ये कोरियालिस बल भी मेरा बताया हुआ है, पृथ्वी घूमती है उससे अपकेंद्रीय बल बनता है और अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से ये कोरियालिस बल बनता है। और कोरियालिस बल वही है जो फेरेल का नियम बोलता है। फेरेल का नियम क्या बोलता है? पवनें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में, जैसे दक्षिण से उत्तर चलती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, अपनी दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं, और यही पवनें दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, ठीक है ना। और यही कोरियालिस प्रभाव है कि अपनी मूल दिशा से वो मुड़ जाती हैं, उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ। कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में तीव्रता से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती हैं। नेक्स्ट रो में लिखूं, शीतकाल में यह ITCZ सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी अनुसार पवनों की दिशा भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम हो जाती है। यही उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है, यही उत्तरी पूर्वी मानसून कहलाता है। ये आपका दोनों ये थ्योरी कंप्लीट हो चुकी। अब अपन मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल, जेट स्ट्रीम सिद्धांत। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद।